अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज के इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं भी रिकैप भी करूंगा और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सवाल जो है वो आपका समर 2014 का क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन BFD के पास पेपर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेलेवेंट टॉपिक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, साइलेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड SEL इज अ लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन द कंट्री। यानी कि आपके पास एक कंपनी है और वो ऑटो पार्ट्स सप्लाई करती है थ्रू आउट द कंट्री। Its financial year ends on 31st of May. Extracts from financial statements for the year ended 31st May 2014 are as follows. 2014 31 में 2014 वाला जो साल है उसके कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास अवेलेबल है, इनकम स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए पर फोकस कर रहे हैं। और अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट ए में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। आपको वैक कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और 31 मई 2014 वाले दिन ये काम आपने करना है, ठीक है जी। तो सवाल देखते हैं कि सवाल में क्या है। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, इस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। इन मिलियंस इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 2400 मिलियन है और 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्विटी से रेलेवेंट एक इंफॉर्मेशन है। फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स भी इक्विटी है। उसके बाद हमारे पास 8% टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट TFCs हैं, ₹100 ईच वाले, रिडीमेबल एट ₹101 इन मई 2018। यानी कि ये रिडीमेबल डेट है। रिडीमेबल डेट का मतलब ये है कि इसकी एक जिंदगी तय है, एक डेट तय है जिसके बाद ये रिडीम हो जाएंगे। यानी कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। 11% नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन TFCs एंड डिबेंचर्स है, PBT है, टैक्स का रेट है, ये शायद हमें कहीं ना कहीं काम आ जाए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिविडेंड की वैल्यू है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स है। फिर लिखा हुआ है मार्केट प्राइसेस ऑफ ACL शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन 31st May 2014 वेर एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर्स ₹18.4 ईच, कम डिविडेंड। अच्छा, कम डिव या कम डिविडेंड ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, शेयर्स की दो तरह की वैल्यूज होती हैं। एक कहलाती है एक्स डिव, एक कहलाती है कम डिव या डिविडेंड। होता क्या है कि लेट से एक स्टॉक मार्केट है, छोटी सी एक एग्जांपल लूंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी का आज शेयर जो है ना वो ₹25 का है, ₹25 पर शेयर। यानी कि आप स्टॉक मार्केट से इस स्पेसिफिक कंपनी का शेयर ₹25 में खरीद सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, लेट से आज का दिन है 1 जनवरी। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तसर से तौर पर समझाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेट से 1 जनवरी वाले दिन कंपनी ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि 2 जनवरी को जिस जिस के पास हमारी कंपनी का शेयर होगा, 2 जनवरी को जिस जिस कंपनी के, जिस जिस बंदे के पास, जिस जिस इंडिविजुअल के पास हमारी कंपनी का एक शेयर होगा, उसको हम ₹5 का डिविडेंड देंगे 10 जनवरी को। 2 जनवरी वाले दिन हमारी कंपनी का किसी के पास भी एक शेयर अगर होगा, हमने उन लोगों का नाम नोट कर लिया है जिन लोगों के पास हमारी कंपनी का शेयर 2 जनवरी वाले दिन है, हम उन लोगों को 10 जनवरी को ₹5 का डिविडेंड देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगी, लेट्स से ये अनाउंसमेंट 1 जनवरी को हो गई, समझाने के लिए कह रहा हूं मैं आप लोगों को,
तो फर्स्ट जनवरी वाले दिन ही इस शेयर की प्राइस जैसे ही अनाउंसमेंट होगी ना, तो इस शेयर की प्राइस 25 के बजाय 30 रुपए पर चली जाएगी। 25 के बजाय 30 रुपए पर चली जाएगी। ठीक है जी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बेचने वाला होगा फर्स्ट जनवरी को, ये अनाउंसमेंट के बाद जो बेचने वाला होगा वो खरीदार को ये बोलेगा, देखो भाई इस शेयर की वैल्यू कितनी थी, तो वो बोलेगा 25। फिर जो बेचने वाला ये शेयर बेच रहा होगा वो खरीदार को, शेयर के खरीदार को ये बोलेगा, देखो अभी तुम अगर मुझसे ये शेयर खरीदोगे तो तुम्हें दो फायदे मिलेंगे। एक तो इसकी अपनी वैल्यू 25 रुपए है। दूसरा, अगर तुमने आज ये शेयर मुझसे खरीद लिया तो ये शेयर तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर हो जाएगा तो कंपनी ने ये बोला है कि जिसके पास भी 2 जनवरी को हमारा शेयर होगा उसको हम 10 जनवरी को 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, तो तुम्हें डिविडेंड भी मिलेगा। तो वो बोलेगा हाँ। इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि शेयर की वैल्यू 25 थी, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो शेयर की वैल्यू 30 रुपए इस वजह से हो गई क्योंकि अब जो भी ये शेयर खरीदेगा फर्स्ट जनवरी वाले दिन, उसको इसका डिविडेंड भी मिलना है, उसको इसका डिविडेंड भी हासिल होना है। तो जब डिविडेंड वाली वैल्यू इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं कम डिव या कम डिविडेंड प्राइस। अच्छा सर, जिसके पास अब ये शेयर है, मान लीजिए डिविडेंड कंपनी ने दे दिया। अब जब डिविडेंड कंपनी जैसे ही दे देगी ना, तो इस शेयर की वैल्यू एक झटके में 5 रुपए दोबारा से कम हो जाएगी। कोशिश करिए कि ब्रीफली इस बात को समझाऊं कि कम डिव और एक्स डिव प्राइस क्या है। बहरहाल इसकी कुछ और निटी ग्रिटीज और टेक्निकल चीज़ें और लीगल चीज़ें भी हैं, लेकिन आप यूं समझ लें कि भाई खरीदार को ये पता चल गया ना कि अब मैंने अगर खरीदा तो मुझे दो बेनिफिट मिलेंगे, एक शेयर की अपनी वैल्यू और एक डिविडेंड का हिस्सा जो कि डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है जी। तो कम डिफ का मतलब ये है कि इस 18.4 की वैल्यू में अभी अभी कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना, उसकी भी वैल्यू शामिल है, क्योंकि जो इस शेयर को खरीदेगा उसको दो चीज़ें मिलेंगी, एक शेयर की बुनियादी वैल्यू, बेस वैल्यू, और एक डिविडेंड का मजा, इसकी वैल्यू है ये। ठीक है ना। या एक और मिसाल समझाने के लिए यूं कह दूं, लेट से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, वो प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, और उसको जो है ना, जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसने बोला यार कल सुबह किराया भी आने वाला है 1 लाख रुपए, तो तुम मुझे जो है ना 50 के बजाय 51 लाख रुपीज दे दो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी, कल सुबह किराया जो आएगा वो तुम डायरेक्ट तुम्हारे हवाले हो जाएगा, तुम इसके ओनर हो गए, मैं जिसने किराए पे ली दी है जगह उसको बोल देता हूँ नया ओनर XYZ बंदा है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख, और कल सुबह ही बस तुम्हें वो जो उसमें जो बंदा है किराएदार है वो तुम्हें 1 लाख रुपए देने वाला है, तो तुम मुझे 51 लाख रुपीज पे कर दो, कल सुबह ही तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, और फिर इस प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू 50 लाख है तो 51 दे दो मुझे। तो क्या हुआ, 51 कम डिव वैल्यू हो गई। अच्छा, और अगर अगर ऐसा नहीं होता कि आने वाले एक दिन में किराया मिलने वाला है, किराया मिलने वाला होता 30 दिन बाद, तो वो जो सौदा होता वो 50 लाख पर ही हो रहा होता। बहरहाल इसको हम कम डिव वैल्यू कहते हैं। तो इसका मतलब 18.4 में कोई डिविडेंड की वैल्यू भी शामिल है जो 31 मई 2014 वाली तारीख है। TFC 97.5 ईच एक्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट की वैल्यू शामिल नहीं है। नॉन रिडीमेबल डिपेंजर्स 99 रुपीज जिनकी जो है वो वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू चल रही है, कम इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट की वैल्यू शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है द डिविडेंड पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013 वाज 4.4%। 2013 में जो डिविडेंड दिया गया वो 4.4% था। इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिविडेंड रेट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द फोर्सेबल फ्यूचर एट द सेम रेट ईयर ऑन ईयर। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी ना, हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। देखिए, हमें वैक कैलकुलेट करना है, ये वैक का सवाल है। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो इक्विटी हैं, ठीक है ना, तो उनकी हमें मार्केट वैल्यू चाहिए होगी, उनकी हमें चाहिए होगी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उनकी हमें कॉस्ट चाहिए होगी टोटल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि TFCs हैं। तो जो भी हमारे TFCs होंगे, जो भी हमारे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स होंगे, हमें टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स की मार्केट वैल्यू चाहिए होगी, कॉस्ट चाहिए होगी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन रिडीमेबल डिपेंजर्स हैं। नॉन रिडीमेबल डिपेंजर्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू, उनकी कॉस्ट चाहिए होगी, सारे मामला हो जाएंगे। ठीक है ना। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये हमने एक ढांचा बना लिया। वैक कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप ये टेबल बना लें, टेबल ना बनाए तो फिर आप जो है वो फॉर्मूला जो होता है वो लगा लें, एक ही आंसर आएगा, हर तरीके से एक ही आंसर आएगा। और बुनियादी तौर पर ये 6-7 चीज़ें जो आपको इस सवाल के हिसाब से चाहिए होंगी। अब हम आ जाते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की वर्किंग पर। ऑर्डिनरी शेयर्स की पहले मार्केट वैल्यू ढूंढते हैं, परसेंटेज ढूंढते हैं, फिर TFCs की, फिर नॉन रिडीमेबल डेट्स की।
तो हम ऑर्डिनरी शेयर्स की थोड़ी सी वर्किंग कर लें, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को जिस तरह से आ सकते हैं, अगर मिलियंस में ही लिखें तो 2400 मिलियन वैल्यू थी, पार वैल्यू एक की 10 थी, तो 240 मिलियन। ये सारा काम मिलियंस में ही हो रहा है, ठीक है ना। ये सवाल क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं इस सवाल में कुछ फॉर्मेटिंग ऊंच नीच करूं, लेकिन आपकी क्लियरेंस जो है वो मुझे चाहिए, मतलब आपको समझ में 100% आ जाए, ये हमें मेक श्योर करना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स तो 240 हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास और क्या ऑर्डिनरी शेयर से रेलेवेंट चीजें दी हुई हैं जनाब? अभी अभी आपने 114 मिलियन का टोटल डिविडेंड दिया है, तो इससे मुझे ये पता चल सकता है कि डिविडेंड पर डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर क्या होगा? कैसे? 114 मिलियन का डिविडेंड दिया जा रहा है 240 मिलियन शेयर्स को, तो 114 को हम अगर 240 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब एक शेयर होल्डर को एक शेयर पर 0.475 का डिविडेंड दिया गया है। 0.475 का डिविडेंड दिया गया है एक शेयर होल्डर को जिसके पास कंपनी का एक शेयर है। किस साल में? ये 2014 की बात हो रही है, ठीक है जी। 2014 की बात हो रही है ना, हाँ बिल्कुल 2014 की बात हो रही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, उसकी मार्केट वैल्यू एक्स डिव भी आ सकती है, एक्स डिव भी आ सकती है। सर कैसे एक्स डिव आ सकती है? भाई उसने कम डिव वैल्यू 18.4 बोली है, उस 18.4 में 0.475 के डिविडेंड की वैल्यू शामिल है, तो 18.4 में से मैं 0.475 अगर मैं माइनस कर दूं तो 17.925 की वैल्यू बन जाती है, ठीक है जी, 17.925। सर इस वैल्यू को निकालने की जरूरत क्या थी? जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, तो उसमें जो शेयर्स की मार्केट वैल्यू आपको लिखनी होती है, वो आपको कम डिव नहीं लिखनी होती है, वो आपको एक्स डिव लिखनी होती है। यानी कि आप ये एज्यूम करते हो आज मैं शेयर खरीदूंगा ना, तो पहली बार इसका जो फल खाऊंगा यानी कि जो डिविडेंड मुझे मिलेगा वो एक साल के बाद मिलेगा। मैं आज 100 रुपये लगाऊंगा, मुझे एक साल बाद 10 रुपये मिलेंगे, तो 10% का रेट बना। यानी कि अभी अभी जो मिलने वाला डिविडेंड है उसको हम अपनी वर्किंग से ओमिट करते हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पर ये आपकी मार्केट वैल्यू एक्स डिफ पर शेयर निकाली, पर शेयर निकाली। अब हम जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? टोटल मार्केट वैल्यू ऐसे आएगी, एक शेयर 240 मिलियन शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 17.925 बन रही है। 240 इंटू 17.925 अगर हम कर देते हैं तो ये 4302 बनता है, ठीक है जी, 4302। यहां पर हम लिख देते हैं 4302। यह हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो बननी चाहिए ना, वो आ गई, ठीक है जी। अब दूसरी चीज क्या करना है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत सारे तरीकों से कैलकुलेट होता है। एक है मॉडिग्लानी एंड मिलर्स फॉर्मूला, ठीक है, वो शायद अभी तक आपने डिस्कस ना किया हो, उसमें अनगेड और गेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी की डिस्कशन है। दूसरा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तीसरा है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिस्क फ्री रेट, इक्विटी बीटा, बीटा एसेट, इन तरह के मामला की बात नहीं करी गई। अगर ये निशानी होती है तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है। अनगेड गेड इक्विटी और डेट टू इक्विटी रेशियो होता है तो मॉडिग्लानी एंड मिलर मॉडल होता है। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि सवाल का जो फोकस है ना, वो डिविडेंड से रेलेवेंट है। उसने पिछले साल का डिविडेंड, उसने इस साल का डिविडेंड, इस तरह की बातें करी हैं। अब इस हिसाब से हमारा जो रेलेवेंट फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसके लिए रेलेवेंट वीडियो भी बनी हुई है, वो ये है कि मार्केट वैल्यू पर शेयर, एक शायद आपको फॉर्मूला याद हो, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। अगर मैं इसी फॉर्मूले को रीशेफल करूं और के ई माइनस ग्रोथ रेट को उल्टे हाथ पे ले आऊं, तो ये बन जाएगा के ई माइनस ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू पर
शेयर। और फिर अगर ये जो माइनस का ग्रोथ रेट है इसको राइट साइड पे ले जाऊं तो के ई या कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बन जाएगा डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है जी। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से मैंने ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बना लिया। इसमें मेरे पास डी नॉट होना चाहिए, ग्रोथ रेट होना चाहिए, मार्केट वैल्यू पर शेयर होनी चाहिए, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो है ना मार्केट वैल्यू पर शेयर तो है ना, मार्केट वैल्यू पर शेयर 17.925 है, ये आप एग्री करोगे। ठीक है जी। हमारे पास डी नॉट भी है, अभी अभी वाला जो डिविडेंड है वो भी मौजूद है या नहीं मौजूद है। हमारे पास डी नॉट यानी कि अभी अभी दिया हुआ डिविडेंड यानी कि 0.475 भी मौजूद है। 1 प्लस यानी कि हमें यहाँ पर ग्रोथ रेट लिखना है और यहाँ पर ग्रोथ रेट लिखना है, बस इतना काम करना है। तो सर क्या ग्रोथ रेट से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है सवाल में? बिल्कुल है। अच्छा देखिए अभी जो अभी अभी पर शेयर डिविडेंड है वो 0.475 है, ये जरा जहन में रखिएगा, ये हमें काम आएगा। हम अगर इधर जाते हैं ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिविडेंड पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013 वाज 4.4%। 2013 में जो डिविडेंड दिया गया था वो 4.4% था। ये परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा कि पार वैल्यू पर अप्लाई होती है। ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू जो है वो 10 रुपए थी, तो इसका मतलब पिछले साल जो डिविडेंड पे हुआ था वो 10 × 4 पॉइंट, या यहीं पर तमीज से ऊपर लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा। डिविडेंड पर शेयर 2013, 2013 का डिविडेंड पर शेयर क्या था? 10 × 4.4%। 10 × 4.4% क्या बनता है? ये बनता है 0.44। ठीक है जी, ये बनता है 0.44। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट इज एंटिसिपेटेड द डिविडेंड रेट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द फोर्सेबल फ्यूचर एट द सेम रेट ईयर ऑन ईयर। इट इज एंटिसिपेटेड यानी कि ये एंटिसिपेट किया जा रहा है द डिविडेंड रेट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, के डिविडेंड का जो रेट है वो इसी तरह से इंक्रीज होगा इन द फोर्सेबल फ्यूचर एट द सेम रेट ईयर ऑन ईयर। जैसे कि जिस परसेंटेज में पिछले साल इंक्रीज आया है उसी परसेंटेज में ये ग्रोथ रेट होती रहेगी डिविडेंड में। यानी कि देखिए ना आप, पिछले साल डिविडेंड कंपनी ने दिया था 0.44 का, इस साल डिविडेंड कंपनी दे रही है 0.47 का, 475 का, यानी कि कोई एक एक ज्यादा डिविडेंड दिया जा रहा है ना। तो अब क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पर आपके पास एक ही साल पीछे की इंफॉर्मेशन है, कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल में 3 या 4 या 5 साल का क्वेश्चन होता है। तो बहरहाल आप ग्रोथ रेट निकालने के लिए यूज करेंगे मशहूर ज़माना फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। आई हमें ढूंढना है। देखिए कैसे निकालेंगे? पिछले साल जो डिविडेंड दिया था वो 0.44 था, इस साल वो 0.475 है। हमें आई कैलकुलेट करना है। ये किस्सा कितने सालों में हुआ है? 1 साल में हुआ है। अच्छा सर अगर ये 2 साल पुराना होता तो 2 लिख देते पावर में। ठीक है जी। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 0.475 को हम डिवाइड कर देते हैं 0.44 से, और उसमें से 1 + i की पावर 1 तो 1 + i रहेगा, 1 लेफ्ट साइड पर जाएगा तो -1 होगा। तो आई जो आ रहा है ना आपका वो आ रहा है 7.95%। आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, आई आपका 7.95% आ रहा होगा। अच्छा कुछ जगह पर ये फॉर्मूला ऑलरेडी एडजस्ट होकर आपको नजर आएगा। S/P इज इक्वल्स टू 1 + i⁻n होगा। n यहाँ पर पावर में वहां पर आएगा तो रूट में आएगा, रूट ऑफ n S/P इज इक्वल्स टू 1 + i। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n S/P-1। ये वाला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा। एक ही बात है, इसमें आप सारी वेरिएबल्स पुटिंग करेंगे, इसी से डिराइव है। ठीक है जी। तो आपके पास 7.95% ग्रोथ रेट आ गया। अब ये ग्रोथ रेट इधर डाल देते हैं, यानी कि डिविडेंड 7.95% से इस साल ग्रो हुआ है तो हर साल भी 7.95% से ही ग्रो हो रहा होगा। 7.95% यहाँ डाला प्लस 7.95%। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि भाई के ई की वैल्यू क्या बनती है। 0.475 मल्टीप्लाइड बाई 1.0795 डिवाइडेड बाई 17.925 प्लस 0.0795 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ रहा है 10.81%। ठीक है जी।
ये आ रहा है 10.81%। आप इसको आराम से चेक भी कर लीजिएगा, ये 10.81% बन रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां तक ऑर्डिनरी शेयर्स की बात है तो उसकी हमने कॉस्ट और उसकी हमने वैल्यू दोनों ही कैलकुलेट कर ली। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ ही, 4302 मल्टीप्लाइड बाई 10.81%, तो यह आ रहा है 465.05। ठीक है जी, 465.05 जना। यह हमारा पहला काम हो गया कि हमने जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स की वर्किंग कर ली। अब आ जाते हैं टीएफसीज पर। टीएफसीज के साथ लिखा हुआ है 8%। हमेशा याद रखना कि जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो जो केडी होता है वो आईआरआर होता है, और जो यहाँ पर परसेंटेज दी हुई होती है ना, ये कोपॉन रेट होती है। कोपॉन रेट का मतलब ये है कि एक साल में कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो बोलते हैं 100 रुपीज वाले टीएफसीज हैं, 8% का सालाना इंटरेस्ट दिया जाता है, टोटल 960 मिलियन के हैं, बहुत सारे होंगे। रिडीमेबल एट ₹101 इन मई 2018, 2018 मई में ये रिडीम हो जाएंगे और रिडेम्पशन होगी ₹101 पर। ठीक है जी। और कोई इन्फॉर्मेशन इससे रेलिवेंट? अच्छा, टैक्स का रेट दिया हुआ है, ये केडी पोस्ट टैक्स के लिए हमें काम आएगा। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि इनकी जो अभी मार्केट वैल्यू है वो 97.5 है। ठीक है, इनकी अभी जो मार्केट वैल्यू है वो 97.5 है। तो अब हमें जो है वो टीएफसी से रेलेवेंट जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, इससे रेलेवेंट हमें वर्किंग करनी है। अच्छा, टीएफसीज हैं कितने? 960 मिलियन के हैं, और 100 इनकी जो है ना वो पार वैल्यू है। तो नंबर ऑफ टी एफ सीज 960 डिवाइडेड बाई 100, यह आता है 9.6 मिलियन टी एफ सीज है। सर ये क्या, डेसिमल में टी एफ सीज एग्जिस्ट कर सकते हैं? देखें, ये डेसिमल में नहीं आ रहे, 9.6 मिलियन लिखा हुआ है। अगर आपको इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना है और नंबर ऑफ टीएससीज मालूम करना है तो इसको 1 मिलियन से यानी कि 6 जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 और उसके बाद 5 जीरो आएंगे। 9.6 मिलियन का मतलब ये है कि 9 मिलियन पूरे और फिर 6 लाख। ठीक है जी, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो इससे ना घबराएं, ये डेसिमल में नहीं है। अगर आप 9.6 मिलियन ना लिखें इसको, तो आप लिखेंगे इसको 960000, इतने इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, ये नंबर ऑफ टीएफसीज हो गए। एक टीएफसी की वैल्यू लिखी हुई हमें, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल टीएफसीज। सारे टीएफसीज की टोटल वैल्यू कितनी होगी? एक 97.5 का, तो आप जो है वो 97.5 को मल्टीप्लाई कर दें 9.6 मिलियन से। 97.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.6 मिलियन, यह आ जाता है 936। टोटल जो सारे टीएफसीज की वैल्यू बनती है ना वो 936 मिलियन बनती है। सर वैल्यू क्यों निकाली? वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे टीएफसीज की वैल्यू चाहिए थी, ये वाली वैल्यू चाहिए थी, ये 936 मिलियन है। अब चाहिए इसकी कॉस्ट। ठीक है ना, दो चीजें चाहिए ना, हमेशा याद रखें, हमें दो चीजें चाहिए। हमें दो चीजें चाहिए, एक कॉस्ट चाहिए कि किस परसेंटेज पर कंपनसेट करना है इनको, और एक उनकी वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो टीएफसीज की वैल्यू 936 आ गई। अब सर इनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखें कि किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट की जो कॉस्ट है वो उसका आईआरआर है। ठीक है जी, तो अगर मुझे आईआरआर निकालना हो, ये नंबर 0। अच्छा, आज क्या है? 2014। आज क्या है? 2014 ना। और ये रिडीम कब होंगे? ये रिडीम होंगे 2018 में। 2018 में। ठीक है जी, तो आज तो 2014 है, फिर आएगा 2015, फिर आएगा 2016, फिर आएगा 2017, फिर आएगा 2018। ठीक है जी, ईयर 0, 1, 2, 3 और 4। कैश फ्लोज लिख लेते हैं। आज अगर हम यूं सोच लें कि कोई बंदा अगर ये टीएफसी खरीदेगा तो क्या होगा, वो कंपनी को 97.5 देगा। एक टीएफसी की बात कर रहा हूँ सर, सबकी क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप यहाँ पर 936 मिलियन क्यों नहीं लिखते? आप यहाँ पर एक टीएफसी की वैल्यू यानी कि 97.5 क्यों लिखते हो? अगर आप एक टीएफसी की वैल्यूज पुट इन कर कर वर्किंग कर कर आईआरआर कैलकुलेट कर लो तो वही आंसर आएगा जो सारे टीएफसी की वैल्यू पुट इन कर कर आंसर कैलकुलेट करने से आएगा। एक टीएफसी से जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट आएगा
अगर मैं यहाँ पर 936 मिलियन लिख लूँ तो फिर मुझे नीचे हर साल इंटरेस्ट भी सारे टीएफसीज का लिखना होगा। ठीक है जी। अच्छा, हमें ढूंढना है कॉस्ट ऑफ डेट जो हम अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लेकर जाएं। कंपनी के एंगल से जो कॉस्ट होती है वो टैक्स के बिफोर टैक्स नहीं लेते, आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखें, एक टीएफसी की पार वैल्यू है 100, एक टीएफसी की पार वैल्यू है 100, कोपॉन रेट है 8%, कोपॉन रेट है 8%, लेकिन टैक्स का रेट 30% है। इसका मतलब कंपनी की नेट ऑफ टैक्स जो कॉस्ट है, कंपनी की जो नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट है इंटरेस्ट की, वो 100 इंटू 0.08 इंटू 0.7 5.6 है। इस चीज को जरा आप लोग समझ लें। देखें, एक टीएफसी की पार वैल्यू 100 थी, उस पर 8% का रेट है तो 8 रुपए बने। बहरहाल कंपनी को ये कॉस्ट चार्ज नहीं होती है, कंपनी को जब इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो टैक्स की सेविंग्स होती हैं। ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं दूसरे लेक्चर्स में। तो इसलिए मैंने 1 - 30% से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 30% का टैक्स रेट है। नेट ऑफ कॉस्ट जो वैल्यू आती है वो 5.6 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक कॉस्ट हमारी हो गई 5.6, फिर लिखेंगे 5.6, फिर लिखेंगे 5.6, और फिर लिखेंगे 106.6। 106.6 क्यों? इसलिए क्योंकि आखिरी साल रिडेम्पशन भी हो रही है। ठीक है। अब आप डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और फिर आप देखेंगे कि भाई क्योंकि आईआरआर निकालना है तो हमें दो डिस्काउंट फैक्टर्स चाहिए होंगे, हमें दो प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए होंगी, और उस हिसाब से हम अपनी वर्किंग कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, 8% का कूपन रेट चल रहा है, नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट उससे थोड़ी सी कम होगी, तो हम 5% ले लेते हैं। 5% के हिसाब से ये 1 होगा डिस्काउंट फैक्टर। आई होप आप सबको कैलकुलेट करना आता है। 1 डिवाइडेड बाई 1.05 यह आएगा 0.952। फिर अगला 1 डिवाइडेड बाई 1.05 की पावर 2, यह आएगा 0.907। अगला आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.05 की पावर 3, यानी कि 0.864। अगला आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.05 की पावर 4, यानी कि 0.823। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर प्रेजेंट वैल्यूज पर आते हैं, ये होगा -97.50। फिर आपके पास 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.952 5.33 बनता है। फिर आपके पास 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.907 5.08 बनता है। उसके बाद 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.864 4.84 बनता है। उसके बाद 106.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.823 87.73 बनता है। सबको ऐड कर देते हैं, 5.33 प्लस 5.08 प्लस 4.84 प्लस 87.73 माइनस 97.5, ये 5.48 बन रहा है। ठीक है जाओ। अच्छा सर, क्या इसका शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल शॉर्टकट है, और आपको आना भी चाहिए। मैंने यहाँ पर लंबा रास्ता लिया है। छोटा रास्ता क्या है? छोटा रास्ता ये है कि ये तो सही है, यहीं रहने दें। अब देखिए ना, ये 5.6 है, ये 5.6 है, ये 5.6 है, और इस 106.6 में एक 5.6 है और एक 100 है। तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से ऐसे कर सकते हैं, आप लिखते 0 1-5 और सॉरी 1-4 और 4, ये होता नेगेटिव का 97.50। यहां पर आप लिख दें 101, यानी कि सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू लिख दें। यहां पर आप लिख दें 5.6। ये आपकी एनवीटी बन रही है ना, तो आप यहां पर एक बार एनवीटी फैक्टर लिख दें। एनवीटी फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्काउंट फैक्टर्स। एनवीटी फैक्टर ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है, 1 - 1 प्लस आई पावर -n अपॉन आई, या आपके पास एनवीटी टेबल से भी आ सकता है। 1.05 की पावर -4 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.05, याद है 3.54 3.55 कर लेते हैं। 3.55 ये 1 है, और ये 0.823 है, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया। ये नेगेटिव का 97.50 है। 5.6 इंटू 3.55 ये बन जाता है 19.88, और नीचे आपके पास 101 मल्टीप्लाइड बाई 0.823, यानी कि 83.123 83.12 कर लेते हैं। देखते हैं नेट आंसर सेम आ रहा है या नहीं। 19.88 प्लस 83.12
-97.5, 5.5 आंसर आ रहा है। ठीक है जी, राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा 0.02 का फर्क है, लेकिन सेकंड मेथड ज्यादा प्रेफर्ड है। अच्छा, एनवीटी फैक्टर ऐसे भी आ सकता था कि अगर मैं ये 4 साल के एनवीटी फैक्टर हैं, इन चारों को ऐड करूं तो भी ये आंसर आएगा। बहरहाल करना ये है कि आपने एनवीटी फैक्टर ही यूज करना है। मैंने थोड़ी सी लंबी वर्किंग आपको समझाने के लिए करी। अच्छा, 5% दिया था, 5% पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तो अगली वैल्यू हम ज्यादा लेंगे, हम 10% ले लेते हैं। शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई कर लूँ तो ये 97.50। लॉन्ग मेथड में मैं हर साल के डिस्काउंट फैक्टर, हर साल के प्रेजेंट वैल्यू और उनको ऐड करता। शॉर्टकट मेथड में 1 से 4, 1 - 1 प्लस 10% पावर -4 डिवाइडेड बाई 10%, 1.1 पावर -4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.1, ये आता है 3.17, 3.17। और यार 4 वाला, ओहो, 3.17 यहाँ पर लिखना है हमने, 3.17 है, ये 1 है। अच्छा, ये हमारे पास 5.6 है, ये हमारे पास 101 है। और 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 4 जो है वो 0.683 है, 0.683 है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया ये नेगेटिव का 97.50, 5.6 को मल्टीप्लाई किया हमने 3.17 से 17.75, फिर हमने 101 को मल्टीप्लाई किया 0.683 से तो 68.98, इन सबको ऐड किया 17.75 प्लस 68.98 माइनस 97.5, ये आता है नेगेटिव का 10.77, नेगेटिव का 10.77 आ रहा है। आईआरआर का फाइनली फॉर्मूला लगा दें, क्या फॉर्मूला होता था, A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%, तो यह आएगा 5%। अच्छा, यहाँ पर आ रहा होगा, नीचे जाकर वो दोनों ऐड होंगे, 5.48 माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 10.77, 5.48 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 5, ये आ रहा है 1.67, 1.69%, तो ये आ जाता है 7.69%। मेरे ख्याल में तकरीबन इसके आसपास आपका, सॉरी 6.69%, 6.69% आपका जो TDRs है ना उनका IRR आ रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी चीज 6.69%। ठीक है, और ये पोस्ट टैक्स है, हमने टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर ले लिया था। तीसरा प्रोडक्ट क्या था भाई, तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास जो था ना वो 11% नॉन रिडीमेबल डेट्स। नॉन रिडीमेबल डेट्स, हाँ, यानी कि एक बार उधार दे दिया, बस अब ये उधार चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इनकी भी पार वैल्यू 100 रुपए है, 640 मिलियन इनकी टोटल बुक वैल्यू आ रही है, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, इनकी मार्केट वैल्यू नॉन रिडीमेबल डेट्स की 99 ईच, कम डिव है, कम इंटरेस्ट है। तो सर कम इंटरेस्ट से तो हमें इसको एक्स इंटरेस्ट करना होगा, बिल्कुल करना होगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट, 100 मल्टीप्लाइड बाय कूपन रेट, ठीक है जी। नॉन रिडीमेबल डेट्स पर आते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 11% का कूपन रेट 11 आता है, यानी कि एक साल में इंटरेस्ट 11 जा रहा होगा। एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कैसे आएगी, आपके पास कम इंटरेस्ट वैल्यू दी हुई थी 99 की, उसमें से आप 11 माइनस करोगे तो 88 एक नॉन रिडीमेबल डेट की एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। जब एक नॉन रिडीमेबल डेट की 88 की एक्स वैल्यू आ गई, अच्छा 640 मिलियन के थे और एक 100 रुपए का था, तो नंबर ऑफ नॉन रिडीमेबल डेट्स कैसे आएंगे, टोटल 640 मिलियन के थे, एक 100 का था, तो 640 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये 6.4 मिलियन है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेसिमल में नहीं है, 6.4 मिलियन का मतलब ये है कि ये 64 लाख हैं, 64000000। कोई ये कंफ्यूज ना करे कि ये कैसे, क्या आधा शेयर है, आधा डेट इंस्ट्रूमेंट है, नहीं। अच्छा, तो टोटल वैल्यू क्या बन गई, टोटल वैल्यू 88 इंटू 6.4, 88 इंटू 6.4,
टोटल वैल्यू बन गई 563.2। 563.2 मिलियन के मैंने लोगों से नॉन रिडीमेबल डेट के उधार लिए थे। वापस से हम आ गए मेन वर्किंग पर। 560 कितना था, 563.2 मिलियन का नॉन रिडीमेबल डेट है। अच्छा सर, अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी क्या कॉस्ट होगी? हम इन लोगों को जिन्होंने हमें ये वाला उधार दिया है, उनको आखिर हम क्या कॉस्ट दे रहे हैं, हम क्या रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, या हमारी ये कॉस्ट क्या है? देखिए जी, इनको इनसे हमने कितने पैसे लिए हैं मार्केट वैल्यू टर्म्स पर अगर हम देखें तो हमने इनसे 88 रुपीज लिए हैं। ठीक है जी, इनकी मार्केट वैल्यू 88 है। हमेशा कॉस्ट मार्केट वैल्यू की बेसिस पर कैलकुलेट होती है। यानी कि लेट से कोई बंदा इस कंपनी में 88 देता है, 88 का ये नॉन रिडीमेबल डेट लेता है, ये उसकी मार्केट वैल्यू है, तो उसको इंटरेस्ट 11 का मिलता है। 100 × 11% या 11% का जो कूपन रेट हमें दिया हुआ था। लेकिन कंपनी की कॉस्ट 11 नहीं है। जब कंपनी के पास 11 का इंटरेस्ट चार्ज होता है तो कंपनी का टैक्स एक्सपेंस कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 30%, ये हमारी कॉस्ट लग रही है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें तो कंपनी की 11 की कॉस्ट नहीं है। जब कंपनी 11 की इंटरेस्ट एक्सपेंस में वैल्यू चार्ज करेगा तो उसको टैक्स एडवांटेज भी मिलेगा। बहुत बार हम ये चीज सीख चुके हैं। तो ये कॉस्ट देनी है कंपनी को। पैसा कितना आएगा कंपनी के पास, 88। ठीक है ना। देखिए, आप किसी चीज की कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं? भाई मुझे 100 रुपए कोई दे रहा है, लेट से वो 200 रुपए दे रहा है, लेट से कोई मुझे 200 रुपए दे रहा है और बोल रहा है साल का इंटरेस्ट 20 रुपए लूंगा, तो मैं 20 डिवाइडेड बाई 200 करूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा ये मुझसे 10% चार्ज कर रहा है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, किसी से मैंने 500 रुपए उधार लिए, वो बोलता है साल के मुझे तुम 100 रुपए इंटरेस्ट देना। तो अगर मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 500 रुपए के उधार पर, तो कॉस्ट क्या बनी, 100 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है जी। तो इसी तरह से ऊपर मेरी कॉस्ट है, मैं अगर एज अ कंपनी सोचूं 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 30% मेरी कॉस्ट है ऑन अ वैल्यू ऑफ 88, और नॉन रिडीमेबल है। अच्छा सर, टीडीआर में ऐसा क्यों नहीं किया? टीडीआर में इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी एक जिंदगी थी, तो उसका आईआरआर निकल सकता था। यहाँ पर इसका आईआरआर क्या है भाई, ये तो नॉन रिडीमेबल का तो चलता चला जाएगा। ठीक है जी। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 डिवाइडेड बाई 88, हमारी जो कॉस्ट बन रही है ना वो है 8.75%। 8.75% इनको हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबकी कॉस्ट आ गई। जब हमारे पास सबकी कॉस्ट आ गई तो हम बहुत आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। 8.75% ये आ गया। 936 मल्टीप्लाइड बाई 6.69%, ये बनता है 62.62। 563.2 मल्टीप्लाइड बाई 8.75%, ये बनता है 49.28। फिर 4302 प्लस 936 प्लस 563.2, ये बनता है 5801.2। 465.05 प्लस 62.62 प्लस 49.28, टोटल कॉस्ट इस पे पे करनी पड़ रही है 576.95, और कॉस्ट को डिवाइड करते हैं 5801.2 से, तो आईआरआर तकरीबन तकरीबन 9.95% बन रहा है। ठीक है जी। 9.95% आपका टोटल आंसर आएगा अगर आप इस कॉस्ट को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। आई होप कि बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस सवाल में, अच्छे से देखें, सुने, समझें, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।